मित्रों, दोस्तों और साथियों, छायावाद या आधुनिक कविता की जब हम बात करते हैं तो उसमें निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय बहादुर सिंह, हमारे गुरुवर नंद किशोर आचार्य, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, सबके नाम आते हैं। हम जितने आलोचकों को समझेंगे, जितनी उनकी रचनात्मकता को, विजय देव नारायण शाही, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, मोहन राकेश, कौन नहीं है, त्रिभुवन, प्रेमचंद गांधी, माधव हाड़ा, हमारे प्रोफेसर गुरुवर सर। तो छायावाद की जब हम बात करते हैं तो छायावाद द्विवेदी काल के बाद आता है और मोटे तौर पर उसकी सीमा जो समय निर्धारित किया जाता है 18 से 36 तक का माना जाता है। और आचार्य शुक्ल ने छायावाद का आरंभ 18 से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। 18 में प्रसाद का झरना प्रकाशित था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पता ही आपको इसके कविता के बारे में। इस कविता पर बहुत विवाद हुआ था और इसको उस समय के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था। बोलता अश्लील कविता है, असामाजिक कविता है, समाज को भ्रष्ट करेगी। तो देखिए, उस आधार पर भी हम उस समाज का या उस युग का युगबोध समझ सकते हैं कि क्यों उस तरह का चल रहा था। और निराला वहाँ पर उस पूरे खोपचे में फिट क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि निराला उस खोपचे के बाहर, उस खोपचे से आगे के रचनाकार थे ना। आप मूर्खों के बीच में ज्ञान की बात करोगे तो आपको क्या डबल मूर्ख समझेंगे आप। इसलिए अच्छा है कि मूर्खों के सामने मौन ही रहना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा जानता है उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो ज्ञान से ओवरलोडेड है भाई। आप उसको क्या ज्ञान देंगे, पहले उसके पास इतना अधिक एक्स्ट्रा ज्ञान है, उसको बढ़ने दीजिए, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए आप। तो निराला ने क्या किया कि इन सबको अपने हाल पर छोड़ दिया और अपना काम करते रहे। पंत का पल्लव भी 19 में छपता है और प्रसाद की कामायनी 35 में और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 36 में। इन सब को ध्यान में रख करके छायावाद का जो समय इन लोगों ने निर्धारित किया वो 36 तक निर्धारित किया। और वैसे मोटा मोटी अगर मैं बात कहूँ कि किसी भी नए विचार को एक खास तरह की सीमा में बांधना मुश्किल होता है। ये तो ठीक है, हम साहित्य में अध्ययन करने के लिए, विषय को समझने के लिए एक मोटा मोटी सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। बाकी प्रगतिशील या जो समाज को आगे की तरफ ले जाने वाला विचार होता है वो हमेशा, क्या आज का समाज प्रगतिशील नहीं है? क्या हम प्रगतिशील नहीं हैं? क्या जो लड़कियां जो गांव के स्कूल से गांव के स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ रही है और आगे अपने जीवन का निर्माण करने की तैयारी कर रही है, क्या वो प्रगतिशील नहीं है? तो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव जो विचार है उसको अज्ञे ने भी उसको क्रिटिसाइज इसलिए किया कि आप एक खास तरह की सीमा में किसी विचार को मत बांधिए। और साहित्यकार को अगर आप सीमा में बांध देंगे तो फिर वो दुनिया को क्या सीमा तोड़ने का और वो क्या सवाल करने का ज्ञान देगा। वो खुद ही एक खास तरह की सीमा रेखा में बन चुका है। साहित्यकार को हमेशा एक खुला माहौल चाहिए, वो आगे की सोच। कहा गया ना कि एक बंधनों में प्रतिभाएं बर्बाद होती है, खुले, उनको एक अलग एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि वो डिजर्व करती है। तो निराला में भी कुछ ऐसी ही प्रतिभा थी और निराला की जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा को उस दौर के लोगों ने समझा नहीं। जिन लोगों ने समझा उसमें रामविलास शर्मा ने उनको समझा। तभी तो रामविलास शर्मा कहते हैं उनके बारे में कि अगर मेरे प्रिय कवि को इतना परेशान न किया गया होता तो शायद मैं आलोचक नहीं होता। ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। तो जूही की कली जो कविता अगर आप पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा ये कितनी प्रेम की कविता। उस 1916 में, जिसमें ये 1916 में उसने कहा था, कहानी भी आ रही थी, देखिए उधर गुलेरी जी की कहानी आई थी ना, वही 15-16 के आसपास ही आती है। और हिंद स्वराज तो खैर 1909 में आ जाता है गांधी जी का। लेकिन उस दौर में समझिए कि बहुत सारी नई नई चीज़ें घटित हो रही थी 1915-16 के आसपास। गांधी खुद हिंदुस्तान लौट रहे थे उस समय, और कहीं न कहीं काव्य जगत में, लेखन जगत में नए नए लोग आ रहे थे और नई नई चीज़ों को प्रेषित कर रहे थे। और एक तरह से समाज में एजुकेशन को लेकर के बीएचयू की स्थापना हो रही थी, यानी कि विश्वविद्यालयों की स्थापना
पहले हुई थी 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन इस समय क्या हो रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शायद उस समय बनने का अपना प्रोसेस चल रहा था उसका भी, ऐसे कई विश्वविद्यालय जो बन रहे थे उस समय। तो एजुकेशन के प्रति हिंदुस्तान के लोग भी अपने हिसाब से सोचने लगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। तो ये एक परिवर्तन का एक बहुत ही बेसिक दौर था वो, क्योंकि हम किसी साहित्य को या काव्य को समझेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक युगबोध भी होता है, उस समय को भी समझना पड़ेगा कि उस समय समाज की चेतना किस प्रकार की है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, याद करते रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहिए भाई यार। सिर्फ जाकर के घंटा दबाना है, वो घंटा दिख रहा है ना, आइकन होगा एक बेल आइकन की तरह लेकर लाल लाल रंग का, उसको दबा दीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए यार दोस्त, और कुछ कमेंट वमेंट मार दीजिए। क्या जाता है आप लोगों का इतना करने में, दिन भर तो रील चलाते रहते हैं आप लोग, है ना। तो मस्त रहिए।